नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखो आपको क्लास 7 के लिए जो है एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का 8 चैप्टर है। जी हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी पूछता है। तो जब तक हम लाइन बाय लाइन नहीं समझेंगे तब तक हमारा क्लियर कैसे होगा, ठीक है। और हमसे सवाल कैसे बनेंगे, तो एक तो सबसे पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस अगर आप क्लास 7 में भी हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स का कर चुके हैं, बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। बस आप सर्च करिए यूट्यूब पर जाके चैप्टर का नाम प्लस बगल में लगा दीजिए राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस और तुरंत वो आपको वीडियो हाजिर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने आपके चैप्टर पर। चैप्टर 8 है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, और एक जो है इसका उष्णकटिबंधीय जो आप जानते हो क्या है उष्णकटिबंधीय एवं जो उपोष्ण प्रदेश है उसके बारे में हमें जो है चर्चा देखने को मिलता है। जैसे एक कहानी से ही कहानी आपका स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है कि रेणुका नाम है। रेणुका जो है बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव जो है फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थल भूमस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी, ठीक है। और आगे चलते हैं चैप्टर में। ये देखो आपको जो है उनके चाचा ने जो है अलग-अलग लोगों की जो है तस्वीरें खींची, कहीं काले, गोरे, सफेद, ठीक है, अलग-अलग लोगों की। अब जैसे रेणुका, रेणुका जो है इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों में से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने ऐसा कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही होती हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा था, और उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हों, कभी झगड़ते हों, फिर समझौता कर लेते हों, गाते हों, नाचते हों, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हुए प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआती में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। ठीक है। अध्याय हमने 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे आगे चलकर। और जैसे एक है आपका अमेज़न बेसिन में, अमेज़न जो नदी है उसके बेसिन में जीवन कैसा है? ये हमको एक सवाल आता है। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब जो है सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए जो स्थानीय आदिवासी हैं उनने उन पर आक्रमण किया था। यानी अमेज़न बेसिन का बात किया जा रहा है। और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था। याद रखना। अगर आप जो है बाहरी लोग जाओगे वहाँ पर तो ज़रूर है वो अटैक करेंगे अपना दुश्मन समझ के। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे 8.2 को, ये वाला। ध्यान दें कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क और मकर रेखा के स्थित मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्यम के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी जो है बेसिन जो है ब्राज़ील की भागों, पेरू की कुछ भागों और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? ये जो है दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन का एक चित्र है। यहाँ पर सहायक नदियाँ की बात करें तो यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह जो है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ठीक है। आगे चलते हैं जलवायु के बारे में। जैसे कि
जब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और इससे वर्षा पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, तो यहाँ का मौसम जो है दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह जो है बिना किसी पूर्व चेतावनी के लगभग दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। एक होता है वर्षावन। वर्षावन क्या है? इन प्रदेशों में जो है अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर जो है संघनन वन उग जाते हैं और चित्र 8.3 में दिखाया गया है कि वन इतने संघनन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ की भूमि जो है प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। और परिजीवियों पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। ये देखो एक अमेज़न वन है, ये टूकन होता है, ये आप देखे होंगे, पहले भी देखते होंगे, अभी तो कम देखने को मिलता है। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है और टुकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जो समान पक्षियाँ उसमें से भिन्न होते हैं और यहाँ जो है ये पाए जाते हैं बेसिन यानी अमेज़न बेसिन में, अमेज़न जंगल में और इसमें प्राणियों में जैसे बंदर है, स्लॉथ है एवं जो चींटी है, खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। साँप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन वन में पाई जाती है। मगरमच्छ, साँप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े-मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। और मांस खाने वाली पिरन्या, मत्स्य समेत जो मछलियाँ हैं, उसकी विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन जो है असाधारण रूप से समृद्ध। ये जो है एक टैपिर होता है। वही देखो वर्षा वन के निवासी क्या हैं? वर्षा वन के निवासी कौन से होते हैं? यहाँ के लोग जो है छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए उस फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो है शिकार करते तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि महिलाएँ जो है फसलों का ध्यान रखती है और मुख्यतः जो है 1 मिनट रुक जाइएगा। हुँ। सो हम चल रहे थे अपने सवाल चैप्टर पर, तो मज यहाँ पर जो है महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि महिला मुख्यतः जो है यहाँ पर फसलों का ध्यान रखती है, मुख्यतः टैपिक्यूका, अनानास एवं शकरकंद उगाती है, क्योंकि मछलियाँ या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिला की जो है अपनी उगाई शाक-सब्जी से अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। वे कर्तन एवं जो है दहन कृषि पत्ती का प्रयोग करती है। इनका मुख्य आहार मैनियोक जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। काफी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है और वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घर में रहती है, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन जो है धीरे-धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर जो है पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था और 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। उनके स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ की वे अपने जो है पौराणिक तरीके से खेती करते हैं और विकास की गतिविधियों के कारण जो है जैविक विविधता वाले वर्षावर्धन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों की लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6 में ये दर्शाया गया है और वर्षा के जो कारण जो है मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं संघनन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है? तो आगे चलेंगे अपने चैप्टर पर। आगे है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन कैसा है? काफ़ी बार नाम सुने होंगे हमारे देश के बारे में, ये जो हमारी प्रकृति,
जैसे देखो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8 में दिखाया गया है कि यह जो है बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसे अववाहित होती है और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ जो है सहायक नदियों के नाम हम ढूँढ सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपाद तथा सुंदरवन डेल्टा जो है इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। तो देखो ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। यहाँ से देखो आपका गंगा गंगोत्री से निकलते हुए जो है ये देखो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है अपना गंगा, ठीक है? इसमें काफ़ी सारी नदियाँ आती हैं। बिहार में हमारा बात करें तो बिहार में भी देखो आपका काफ़ी सारी नदियाँ आती है, चाहे गंडक है, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन ये सारी नदियाँ जो है आपका तो काफ़ी सारी इसमें नदियाँ आती हैं, इसकी सहायक नदियाँ आती हैं जो मुख्य-मुख्य तरीके से, ठीक है? वही बात करें तो इस बेसिन की जो है मुख्यतः विशेषता है, मैदानी क्षेत्र में अनेक जो है चाप झील पाए जाते हैं। यहाँ की जल जो है मुख्यतः मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा जहाँ से गुजरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जहाँ स्थित है। तो 8.8 में आप देख के बता सकते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाले वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। अंतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग हो रहते हैं और मानव जो है प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य जो है व्यवसाय जो है कृषि है और धान यहाँ की मुख्य फसल है। 8.9 चित्र में आपको दिखाया गया है। क्योंकि धान जो है उसकी खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो यह जो है उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। याद रखें। यहाँ जो उगाए जाने वाली अन्य फसलें हैं, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलों से भी यहाँ पर उगाई जाती है और मैदान के जो है कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी उगाए जाते हैं, देखे जाते हैं और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चित्र 8.10 में दिया गया है। बिहार एवं जो है असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है और मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर जो है वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के जो है मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाले वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शकूनधारी पेड़ पाए जाते हैं। सो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखो धान की कृषि कैसे होती है, असम में चाय के बागान कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 100 लगभग 89 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, बिहार का 1102 है। जूट, बाँस, सिल्क जैसे बने हस्तशिल्प जो है एकत्रित करने उन्हें अपनी जो है कक्षा में सजाएँ और उन स्थानों का पता लगाएँ जहाँ उनका निर्माण हो। ये आपको याद रखना है, लगा लीजिएगा। पता है पता है आगे, कहता है कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाते हैं जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। और चित्र 8.12 में यदि नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, तो रोहू, कतला एवं जो है हिल्सा मछलियाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। वही मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को का जो है मुख्य आहार है। ये एक सींग वाला गैंडा देखो और एक मगर देखो, मगरमच्छ। यहाँ पर झील है, जीविका का साधन है, एक बताया गया है जीविका का साधन, एक केस अध्ययन है ऐसा जीविका का साधन कि बहुत सारे मछुआरे हैं, मछुआरे लोग क्या करते हैं, मछली पर सहारा होते हैं। जीविका के बारे में आपको अच्छे से दर्शाया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर कहता है
ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे लगभग 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और चित्र 8.13 में इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिसमें नदी प्रदूषित होती है जिससे और बेसिन में यातायात का जो है सुविकसित तंत्र जो है उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग जो है सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात एवं का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। वही बात करें पर्यटन इस बेसिन की एक जो है महत्वपूर्ण क्रिया है और आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद एवं गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, नदी का इमाम बाड़ा जो है, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल अवस्थित हैं। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है। इसमें देखो काफ़ी सारे टोकन क्या है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी तो ये सारे सवाल जो है आप इसमें लगा लीजिएगा। इन सभी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है? और इन सभी का आंसर कमेंट में दे सकते हो या फिर आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। इस तरह से जो है आपका हमेशा चैप्टर आपके लिए लाते रहेंगे एनसीईआरटी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।